बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाबर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से जो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की गई थी दैट वाज रिगार्डिंग रिक्रूटिंग, और रिक्रूटिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक क्वालिफाइड पूल ऑफ कैंडिडेट्स उसका एक जो है वो इंतखाब अपने पास बनाते हैं ताकि उनमें से आगे आपने जो सिलेक्शन करनी है वो कर सकें। तो रिक्रूटमेंट में सारा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था, उसके सोर्सेज उसको डिफ़ाइन किया था वो क्या है। वहाँ से फिर हमने कहा था जी कि आपके पास जो एक पूल ऑफ कैंडिडेट है, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपके आउटकम्स, रिक्रूटिंग आउटकम्स को आप अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम उससे जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो सिलेक्शन की है। अब आपके पास एक क्वालिफाइड पूल ऑफ कैंडिडेट्स है तो उसमें से अब हमने सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन सब को हम पहले समराइज फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एग्जिबिट है एक जो कि स्टीफन की पी रॉबिन्स की बुक से लिया गया है। ये 8 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल एक प्रोसेस है जिसमें पहला है इनिशियल स्क्रीनिंग, यानी अगर ये पास हो जाता है तो अगली स्टेज के ऊपर हम आएंगे जिसका नाम है कंप्लीटेड एप्लीकेशन। अब अगर कोई यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि वो बंदा हायर नहीं हो सकेगा, यानी अगर इफ़ ही इज़ फेल टू मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन हिज एप्लीकेशन, हिज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। दूसरा स्टेप ये हो गया। फिर है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर टेस्ट जो है वो कोई बंदा पास कर गया तो वो अगले स्टेप पे चला जाएगा, अगर फेल हो गया उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। अगर कोई पास कर गया तो उसको कंडीशनल जॉब ऑफ़र होगी, अगर ना कर सका उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कंडीशनल जॉब ऑफ़र में बाज़ का तो डायरेक्ट ही उस बंदे को परमानेंट जॉब ऑफ़र कर दी जाती है, बाज़ का तो ये होता है कि उसको फिर उसकी बैकग्राउंड एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर यहाँ से वो पास कर गया तो उसको अगले स्टेप में दाखिल कर दिया जाएगा, अगर फेल हो गया तो वो उसकी एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद मेडिकल या फिज़िकल एग्जामिनेशन है, अगर उसको ज़रूरी हो, अगर कोई बंदा उसको क्लियर कर जाए तो वो अगले प्रोसेस में चला जाएगा, ना कर सके तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और ये है जी परमानेंट जॉब ऑफ़र। तो ये 8 स्टेप्स हैं। इनिशियल यानी पहले नंबर पे आपको उनके नाम याद होने चाहिए। इनिशियल स्क्रीनिंग, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, उसके बाद कंडीशनल जॉब ऑफ़र, फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसके बाद आपको जॉब ऑफ़र की जाती है। ये 8 स्टेप्स हैं। अब हम इन स्टेप्स को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो क्या हैं ये सारे स्टेप्स। तो इस एग्जिबिट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, यानी ये 8 स्टेप्स, पहले इनके आपको नाम याद करना, ये आपका पहला काम होता है। इसके बाद फिर बात आती है आगे इनको समझना। इनिशियल स्क्रीनिंग है जी कि फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस वेयर बाय जॉब इंक्वायरीज आर सॉर्टेड, कि जो आपके पास एप्लीकेशन, सीवीज़, हर चीज़ जो भी आपके पास उस वक्त मौजूद होती है तो आप उनकी स्क्रीनिंग करते हैं कि जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो कैंडिडेट्स रेलिवेंट हैं वो आपके पास रहें, जो रेलिवेंट नहीं हैं वो उनको आप निकाल दें। मसलन आपने अपनी जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ था 5 साल का। अब एक पर्सन है, उसने जो सीवी आपको जमा करवाई है या डॉक्यूमेंट्स आपको उसने सबमिट करवाए हुए हैं, आपने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, उसका एक्सपीरियंस 4 साल का है। अब हर चीज़ उसकी पूरी है, लेकिन वो जो 1 साल का एक्सपीरियंस कम है उसके हिसाब से वो आपके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। अब अगर आप ये स्क्रीनिंग नहीं करते, अब आप ऐसे ही उसके लिए टेस्ट आपने लिया, टेस्ट भी वो क्लियर कर गया, इंटरव्यू की बात आ गई। जब इंटरव्यू की बात आई उस वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तब आपको पता चला कि ये बंदा जो है उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं, या लेटर स्टेजेस के ऊपर आपको ये पता चलता है तो आपका जो प्रीवियस प्रोसेस है वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज के ऊपर आपने ये चेक कर लेना है उस बंदे के स्क्रीनिंग करके कि क्या वो कैंडिडेट रेलिवेंट है या नहीं है। तो वो 2 तरह से स्क्रीनिंग आप करते हैं। एक होते हैं स्क्रीनिंग इंक्वायरीज़ और स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़। जो पहला है स्क्रीनिंग इंक्वायरीज़, उसमें जी थ्रू एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एट्सेट्रा। मसलन
एक आपने बंदा देखा, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं, इसका मतलब वो बंदा, उसको आप वहीं से निकाल देंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप फर्दर मूव करेंगे। एक्सपीरियंस उसका आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। फिर आगे जी गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। मसलन एक बंदा है, अब होता यह है कि जब भी आपने अगर 6 साल का एक्सपीरियंस किसी जॉब के लिए मांगा है तो 6 साल में उसने हो सकता है 4 ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। अब उस दौरानी में अगर कोई गैप आ रहा है, इसका मतलब तो गैप नहीं होना चाहिए। नंबर 1, जब भी आपने ऐसे एक्सपीरियंस सबमिट करवाना हो, एक्सपीरियंस हो, तो आपका एक्सपीरियंस में गैप्स नहीं होने चाहिए। गैप्स की एक ये भी वजह होती है कि मसलन 4 ऑर्गेनाइजेशन अगर उस बंदे ने छोड़ी हैं तो इसका मतलब कि बंदा कहीं एक जगह पे टिक कर काम करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने ये एनालाइज़ करना है। जब ये चीज़ें हों तो इसका मतलब अगर इनमें कोई कमी हो तो इसका मतलब आप उस बंदे को स्क्रीन आउट कर देंगे, आप उसको अपने उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे जो रेलिवेंट कैंडिडेट्स हैं। अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस पूरा है, क्वालिफिकेशन भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और एवरीथिंग जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था उसके ऊपर वो पूरा उतर रहा है, फिर आप उसको फ़ोन करते हो, एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं जो कि आमतौर पे फ़ोन के ज़रिए होता है। इसको फ़ोन इंटरव्यू कहते हैं। यानी इसमें आप यहाँ पे आप उस पर्सन से, जो कैंडिडेट है, उससे डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करके उस बंदे का मूड, मिजाज, उस बंदे की जॉब के हवाले से इंटरेस्ट, इंथ्यूजिज़म, जो सीरियसनेस है, इसका आपको पता चलता है। तो बाज़ का ये होता है कि आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि एक बंदा रखने के काबिल है या रखने के काबिल नहीं है। अब अगर वो रखने के काबिल नहीं है तो आपको पता चल गया, आप उसको बता देंगे जी कि हम अब डिस्कशन करते हैं। आप उसको बताते हैं जी कि आप इस वजह से हमारे लिए, हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो वहीं से आप उसको लेटर इशू कर देते हैं जी कि हम जो है वो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए इनवाइट नहीं करेंगे। या बाज़ का इस इंटरव्यू में ये भी एक अहम चीज़ होती है कि आप उसको सारी जॉब, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, माहौल, वो भी क्लियर कट बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी कि अगर एक बंदे ने सिलेक्शन हो जाती है तो ज्वाइनिंग का क्या तरीक़ाकार होगा, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई पर्सन छोड़ना चाहता है तो छोड़ने का क्या प्रोसीजर होगा। तो जब आप अपनी डिस्कशन के अंदर उस पर्सन को ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस बंदे को पता चलता है कि आया मैं जॉब के लिए फ़िट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए फ़िट है या नहीं। तो इस इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फ़ोन इंटरव्यू क्यों किया जाता है? टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु लैक इंथ्यूजिज्म एंड एनर्जी नॉट टू बी गिवन प्रायोरिटी। ये यहाँ पे नॉट लिखना था, यहाँ पे नॉट टू बी गिवन प्रायोरिटी, हु लैक इंथ्यूजिज्म एंड एनर्जी नॉट टू बी गिवन प्रायोरिटी, कि जो बंदा, उसके अंदर इंथ्यूजिज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है। आपको गुफ्तगू के दौरान इस चीज़ का पता चल जाता है, तो आप उसको यानी उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। डिस्कसिंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस, उस बंदे का जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस उसके साथ ये डिस्कस करना। टू टेल देम व्हेन द नेक्स्ट स्टेप विल अकर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। अगर एक बंदा आपको महसूस होता है कि ये पर्सन काबिल है, अच्छा उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा है, तो आप उसको बताते हैं कि जी आप इसके बाद ये स्टेप्स होंगे, कब तक आपको मज़ीद जो टेस्ट होना है या फर्दर जो भी प्रोसेस है उसके बारे में आप उसको क्लियर करते हैं। डू नॉट ऑफर ऑफिशियल जॉब इंटरव्यू एट दिस टाइम। बाज़ का ये होता है कि आपको महसूस होता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है, तो आपको ये नहीं, ये जहन में रखना है कि यहाँ पे फ़ौरन आपने उसको कॉल नहीं कर देनी कि या बता नहीं देना जी कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू के से पहले भी कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो हैं वो होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट करना है। तो यानी यहाँ से अगर कोई बंदा आपको बेहतर लगा तो इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट उसका इंटरव्यू कर दें। तो इसलिए ऑफिशियल जॉब इंटरव्यू इस स्टेज के ऊपर नहीं करना। ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, और कोशिश ये करनी होती है कि यहाँ पे जो आपने इंटरव्यू है उसको लेंथी ना हो, उसको शॉर्ट रखना है। तो ये है जी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मकसद सारा ये है कि जो इररेलेवेंट कैंडिडेट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं, ताकि जो रेलिवेंट पर्सनस हैं आप उन्हीं के ऊपर फर्दर सारा काम करें, जो टेस्टिंग होनी है या इंटरव्यूज़ होने हैं। तो ये स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, स्क्रीनिंग इंक्वायरीज़ और स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़। सेकंड जो स्टेप है वो है जी कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके पास इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद जो पर्सनस बचते हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक कंपनी स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म एक जनरेट करते हैं टू अटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन द कंपनी वांट्स। मसलन
आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म एक बनाना होता है। अब बिलफर्ज आपके पास 150, आपने जो भी जॉब बिलफर्ज आपके पास 5 सीट्स अवेलेबल थी, उसके लिए जो हैं वो 100 कैंडिडेट्स जो थे वो रेलिवेंट रहे हैं। अब आपने 100 कैंडिडेट्स की एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, वो आप अपने एम्प्लॉइज़ को की मदद से ये सारा काम करना होता है। मसलन यानी आप ये चाहते हैं कि आपके पास तमाम अफराद की, तमाम कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पेज पे आ जाए, ताकि आप उनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन आपका इजी हो जाए। तो ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब उसमें 100 बंदे हैं, उनके नाम आप अपने पास लिखेंगे। नेक्स्ट है जी उनकी एजुकेशन, एज, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफ़िकेशन, यानी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक मसलन आप हॉरिजॉन्टली लिख लें, वर्टिकली आप लोगों के नाम लिख लें, तो आपने वो सारे के सारे लोग जो हैं उनका एक जगह पे रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया। तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरे नंबर पे है जी प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के अंदर आप डिफरेंट एंड वाइड वैरायटी ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल। ये यहाँ पे आपने टेस्ट लेने। अब टेस्ट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ टेस्ट जो हैं वो आप रिटन लेते होते हैं, और बाज़ औकात जो हैं वो बाज़ टेस्ट जॉब की नेचर के मतलब हिसाब से वो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। कि बाज़ का ये होता है कि ऐसी कुछ स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी काम को सर अंजाम देने के लिए। मसलन आपने प्लांट मैनेजर जो है वो हायर करना है, अब आपको उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा कि आया ये प्रैक्टिकल इस काम को जानता है या नहीं। तो उसके लिए कोई रिटन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप उसके लिए प्रैक्टिकल करवाएंगे। बाज़ का ये होता है कि आप रिटन टेस्ट है वो MCQs बेस्ड हो सकते हैं, वो कोई एनालिटिकल स्किल्स से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, वो आप लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को इवेलुएट करने के लिए कोई रिटन टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट की नेचर कुछ भी हो सकती है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के हिसाब से ये डिपेंड करता है वो टेस्ट किस अंदाज का लेना चाह रही है। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट और वाइड वैरायटी के टेस्ट अवेलेबल हैं। दे मेजर इंटेलेक्ट, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्शन स्किल्स, मैकेनिकल कॉम्प्रीहेंशन, मोटर एबिलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इन टेस्ट का मकसद ये होता है कि यहाँ से आपको पता चलता है किसी शख्स की जहानत का। स्पेशल एबिलिटी, ये स्पेस से लफ्ज़ निकला है। मसलन एक पर्सन है, वो आप उसको एक किसी यहाँ से एक बताते हैं कोई भी नक्शा उसके जहन में कि आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है, आप उसको ज़ुबानी अगर नक्शा समझाते हैं तो वो ख़ुद अपने जहन में कुछ उसका नक्शा खींचता है फ़िज़िकली। तो वो अगर उस जगह पे पहुँचने के काबिल है तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। जैसे एक आप छोटी मसलन तीसरी या चौथी जमात का एक स्टूडेंट है, तो वो गर्मियों की छुट्टियां होने से पहले वो रोज़ाना स्कूल आया जाया करता था। अब अगर उसको छुट्टियां हो गई हैं तो छुट्टियों के बाद अब 3 या 2.5 या 3 महीने के बाद वो सारा घर से स्कूल तक का नक्शा कि कौन कौन से रोड कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से जाना है, वो बाज़ का हो सकता है कि सारी चीज़ें उसको याद ना हो। तो अगर एक स्टूडेंट पहली दफ़ा जा रहा है और वो ख़ुद ही वहाँ पे पहुँच जाता है, स्कूल चला जाता है, सारा नक्शा जहन में दोबारा ताज़ा करके, इट मीन्स ही और शी हैज़ गुड स्पेशल एबिलिटीज़। परसेप्शन स्किल्स, परसीव करना चीज़ों का अदराक करना, समझना, लोगों के बारे में परसेप्शन कायम करना। मैकेनिकल कॉम्प्रीहेंशन को जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी समझ बूझ। मोटर एबिलिटी, उस बंदे की फ़िज़िकल एक्टिवनेस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी शख्स जो भी उसकी शख्सियत के जो हैं खूबियाँ हैं वो अब ये आप इन टेस्ट से मेजर कर लेते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ दीज टेस्ट्स कंबाइंड विद अदर सिलेक्शन टूल्स, यानी टाइम, इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ दीज टेस्ट। अब टेस्ट जो हैं इनके ऊपर लागत भी आती है, वक्त भी आपका लगता है, लेकिन अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, कॉस्ट जो भी हैं टेस्ट की वो आपने बियर की, कंबाइंड विद अदर सिलेक्शन टूल्स, और जो सिलेक्शन के टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास, एंड अ वेल थॉट आउट हायरिंग प्रोसेस, और जो आपका प्रोसेस है अगर अच्छा आपने डिज़ाइन किया है, दैट रिजल्ट्स इन बेटर क्वालिटी हायर्स, तो उसके नतीजे में आपको अच्छी क्वालिटी के हायरिंग मुमकिन है। सो इट मीन्स कि आपकी जो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग है ये आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर एक अहम अहमियत रखती है। परफॉर्मेंस, अच्छा ये कुछ टेस्ट हैं जी। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, वर्क सैम्पलिंग एंड असेसमेंट सेंटर्स, इवेलुएट एबिलिटीज़ इन एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़, यानी एक आपका तरीक़ाकार है, आपने सिमुलेटेड होता है कि आपने मसनूई एक
इन्वायरमेंट जो कि काम से मिलती जुलती है वो आपने क्रिएट की हुई है। आप फिज़िकली उनको अपने असल काम पे नहीं लेके जाते, आपने एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ पे उनका टेस्ट लेते हैं, तो उसका नाम है जी परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट। इसमें दो चीज़ें हैं, वर्क सैम्पलिंग और असेसमेंट सेंटर्स, जिसकी मदद से आप किसी शख्स की एबिलिटीज़ को इवेलुएट करते हैं जो कि उसने एक्चुअली काम करने में सरंजाम देनी है। तो वर्क सैम्पलिंग पहले इस पे बात करते हैं। अ सिलेक्शन डिवाइस रिक्वायरिंग द जॉब एप्लीकेंट टू परफॉर्म अ स्मॉल सैम्पलिंग ऑफ एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़, कि आप एक जो पर्सन आप हायर करने जा रहे हैं उसकी जो भी एक्चुअल जॉब एक्टिविटीज़ होगी, आप उनमें से चंद अहम एक्टिविटीज़ उनकी एक सैंपल बना के वो आप अपने उसकी एक तरतीब लगा लेते हैं और उस पर्सन को कहते हैं कि आप उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाओ। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये आपने उसकी 20 एक्टिविटीज़ होंगी रियल लाइफ में, लेकिन अगर वो 4-5 की आपने एक सैंपल बना लिया, अगर वो उनको अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ को करने के काबिल होगा। सो सेकंड जो टर्म हुई थी इस्तेमाल, असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट सेंटर क्या है? ए फैसिलिटी वेयर परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड, कि जो आप ये टेस्ट की बात कर रहे थे परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, जिस जगह पर ये टेस्ट आप लेते हैं उसका नाम कहा जाता है असेसमेंट सेंटर। यानी असेसमेंट सेंटर में आप ये टेस्ट लेते हैं जिसमें ये वर्क सैम्पलिंग की हमने बात की। दीज इंक्लूड अ सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेज यूज फॉर सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी आप सिलेक्शन के दौरान आपने कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो सरंजाम देनी होती हैं, लोगों से करवानी होती हैं। उस जगह का नाम जहाँ पे ये काम सारा किया जाता है वो एम्प्लॉय असेसमेंट सेंटर है। एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहीं पे करवाई जाती हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब आपने उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना होता है, तो ये जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी इज़ कॉल्ड असेसमेंट सेंटर। ये आपका तीसरा स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग का। अब जो कैंडिडेट्स यहाँ से सक्सेसफुली मूव कर जाते हैं तो वो उनका फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू जो है या ये किसी भी कैंडिडेट के लिए एक बड़ा ही नहायत एक अहमियत रखता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये अहमियत रखता है कि यहाँ पे आपकी फ़ेस टू फेस इनकाउंटर होना है, लोगों से आपकी डिस्कशन होनी है, गुफ्तगू होनी है। बाज़ औक़ात वो गुफ्तगू आगे से आगे यानी क्वेश्चंस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे लंबे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो इंटरव्यूज़ लंबे भी हो सकते हैं। यहाँ से आपने किसी भी पर्सन के बारे में एक ओपिनियन आपकी जनरेट होनी है जिसने कि बंदे की सिलेक्शन के अंदर नहायत अहम किरदार अदा करना है। अ सिलेक्शन डिवाइस यूज़ टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट। आपने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ से जनरेट करनी है। अब जो उस बंदे का एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी उसकी एक शख्सियत की अक्कास हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू होगा यहाँ पे पर्सन फिज़िकली आपके पास मौजूद होगा, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और उस बंदे की जो शख्सियत है उसके बारे में आपने एक ओपिनियन और परसेप्शन आपकी जनरेट होगी, आप उसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तो ये एक आप यूँ समझें कि सबसे आपका ये अहम प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। एप्लीकेंट में भी इंटरव्यू बाय HRM इंटरव्यूज़। बाज़ का ये होता है कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के ही लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं, या इसके अलावा कोई और सीनियर मैनेजर्स भी हो सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र, या बाज़ का ये होता है कि उस बंदे का जो इमीडिएट बॉस होगा उसको भी आप बुला लेते हैं, या और कोई कोलीग्स उनको आप शामिल कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ये डिपेंड करता है आप कंपनी की अपनी ये डिसीजन है कि किस किस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हैं उसमें किस किस पर्सन को इंटरव्यूइंग पैनल में शामिल करना है। आया वो सिर्फ HRM डिपार्टमेंट होगा या और भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स होंगे। मसलन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई आपने के लिए कोई अगर एम्प्लॉई आपने हायर करना है, तो अगर आप वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी मैनेजर या सुपरवाइज़र को अगर आप शामिल करें तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि वो बंदा सिर्फ HR डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं उनसे ज़्यादा उस बंदे की शख्सियत को, उस बंदे की जो एबिलिटीज़ हैं उनको इवेलुएट करने की सलाहियत रखता है। तो ये डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन ने करना है जी कि कौन से बंदों को आपने इंटरव्यू पैनल में शामिल करना है। सो इट इज़ इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एप्लीकेंट्स पर्सनैलिटी एंड पोटेंशियल। तो यहाँ से आपको किसी भी शख्स की शख्सियत और वो क्या पोटेंशियल रखता है, उसके अंदर क्या कुछ करने की सलाहियत है, ये आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है। यानी ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन जो है
वो अगर उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उस बंदे के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वो उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया हुआ, या बाज़ का बंदा ही फ्रेश है, तो आपने ये गुफ्तगू के दौरान उस बंदे से इंटरव्यू के दौरान उसकी शख्सियत की एक झलक आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए कि उस बंदे में कितना करंट है, क्या पोटेंशियल है, उसके अंदर इंथ्यूजियाज़म और एनर्जी का लेवल क्या है। यानी आपने यूँ समझें कि करंट की बजाय आने वाले वक्त में वो बंदा क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट दे सकता है और वो क्या करने की सलाहियत रखता है। आपने उसकी करंट शख्सियत से उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए आपने बाज़ का बंदे को हायर करना होता है। इसलिए ये एक बात है कि हायरिंग फ़िलासफ़ी ऑफ साउथ वेस्ट एयरलाइंस एंड फोर सीजन रिजॉर्ट्स, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी ये फ़िलासफ़ी है हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल्स, कि आप सिर्फ बंदे का एटीट्यूड चेक करें कि वो लर्निंग एटीट्यूड रखता है, वो कोऑपरेटिव है, वो सीखने की जुस्तजू रखता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत है, वो मुखलस है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियर अगर हो या है, तो आप ये कहते हैं कि आप स्किल उसको ट्रेन कर लेंगे। आप सिर्फ एटीट्यूड देखें इंटरव्यू के दौरान, एटीट्यूड के मुताबिक बंदे को हायर कर लें, स्किल आप खुद सिखा दें, तो आपका जो हायरिंग होगी वो बेहतरीन हायरिंग होगी। ये बड़ी एक खूबसूरत स्टेटमेंट है और ये जो उनकी फ़िलासफ़ी है ये समझने वाली है। ये मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ हैं उनको इस फ़िलासफ़ी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि सिर्फ बंदे का प्रीवियस बैकग्राउंड, बिग नेम्स हैं, सिर्फ उनको ना देखें, चेक करेंगे किसी बंदे के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो इंटरव्यूइंग से मुतल्लिक़ ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ में एक टर्म इस्तेमाल होती है इंटरव्यूअर बायस, के बाज़ का ये होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो बायस्ड ओपिनियन किसी पर्सन के बारे में फॉर्म कर लेता है जो कि नहीं होनी चाहिए। इमेज क्रिएटेड बाय रिव्यूइंग मटीरियल सच एज़ द रिज्यूमे, एप्लीकेशन और टेस्ट स्कोर्स प्रायर टू द एक्चुअल इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू से पहले ही अगर कोई इंटरव्यूअर किसी पर्सन के बारे में एडवांस ही ओपिनियन फॉर्म कर लेता है तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड इंटरव्यूअर बायस। उसने उसकी बिलफर्ज इस रेज्यूमे के ऊपर उसकी तस्वीर लगी देखी, तस्वीर के अंदर कुछ ऐसी उसकी शख्सियत उसको महसूस हुई जो कि उस बंदे को अच्छी नहीं लगी। अब हो सकता है कि वो पर्सन एक बड़ा टैलेंटेड हो, लेकिन उसने उसी तरह का एक बंदा देखा जिसने कभी ऑर्गेनाइजेशन की उससे उसको पहले से वास्ता रहा हो इंटरव्यूअर को, तो वो समझता है अच्छा इस तरह के चेहरे के लोग जो हैं ये यूज़फुल साबित नहीं होते। तो अगर उसने ये ओपिनियन फॉर्म की तो इसे हम नाम देते हैं इंटरव्यूअर बायस का। बायसनेस वो बंदा क्रिएट कर लेता है। या टेस्ट स्कोर्स, उसने देखा कि इसने टेस्ट में परफॉर्म अच्छा नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री जो उसकी पिक्चर थी वो अच्छी थी, तो वो बंदा समझता है कि नहीं ये बंदा अच्छा नहीं चलेगा। तो इस टर्म के लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए, इस फिनोमेना के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यूअर बायस। बिहेवियरल इंटरव्यू, ये भी एक इंटरव्यू में एक टाइप है जो कि इस्तेमाल होती है सिलेक्शन के दौरान। ऑब्जर्विंग जॉब कैंडिडेट्स नॉट ओनली फॉर व्हाट दे से बट फॉर हाउ दे बिहेव, कि सिर्फ ये इस चीज़ का ऑब्ज़र्व करना कि ना सिर्फ कि वो क्या कहते हैं बल्कि उनका रवैया क्या है, वो बिहेवियर उनका कैसा है। यानी आप उनसे कोई टफ़ क्वेश्चंस करते हैं, कोई उनसे बाज़ का कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि किसी बंदे के टेम्परामेंट को लूज़ कर देने वाले होते हैं, तो इस आपने देखना है कि उसका रवैया, बिहेवियर क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। मतलब एक पर्सन है, उसने ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ी हुई है तो आप उससे सवाल करते हैं जी कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ा, ठीक है। अब इस तरह की सूरत हाल में उस बंदे का बिहेवियर क्या है, उसका जवाब क्या होगा, उसको आपने चेक करना है। सो इसमें क्या होता है जी, चेकिंग हाउ कैंडिडेट्स हैव डेल्ट विद सर्टन सिचुएशन इन द पास्ट। यहाँ से बिहेवियरल इंटरव्यू से आप इस चीज़ को भी समझते हैं कि उस बंदे ने माजी में अगर कुछ मामलात के अंदर उसको सामना करना पड़ा, तो उस मामलात में उन मामलात को उसने किस तरीके से डील किया, उन सिचुएशंस के अंदर उसका क्या रवैया रहा, वो पुरानी सिचुएशंस को आप चेक करते हुए उस बंदे की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। मसलन आप उससे ये सवाल करते हैं कि जी आपको कभी इस तरह का ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो कि आपके नीचे जी 10 लोग कुछ लोग काम कर रहे थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग किसी वजह से अगर एब्सेंट हुए तो आपने उस दिन उन लोगों के साथ क्या बिहेव किया, आपकी और इसी तरह की कोई सूरत हाल में आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में अगर कोई स्ट्राइक हो गई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस स्ट्राइक को आपने किस तरीके से डील किया। यानी उसकी और भी एंड सो फोर्थ कि उसने जो भी मामलात अपनी जॉब के दौरान किए हुए हैं
उसको उसकी आप पूछते हैं कि माजी में उसने इस तरह की सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया, तो वहाँ से भी आपको उस बंदे के बिहेवियर का अंदाज़ा होता है। एज पास्ट परफॉर्मेंस गिव्स इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्योंकि माजी की परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में आपको इशारा देती है, इसलिए आप उससे पूछते हैं कि उसने माजी में कुछ सर्टेन सिचुएशंस जो है उनको किस तरीके से डील किया हुआ है। इसको आप नाम देते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू का। एक टर्म इस्तेमाल होते हैं जी रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़, a selection device that allows job candidates to learn negative as well as positive information about the job and the organization। कि एक आप जो जॉब कैंडिडेट्स हैं उनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं जॉब से मुतल्लिका या ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिका वो सारी बताते हैं। मसलन एक जॉब है, उस जॉब को हेक्टिक जॉब है, क्लरिकल नेचर की है, उसमें आपको बाज़ का 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है, तो आप वो उस पर्सन को बताएं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप बताते हैं जी कि जॉब के अंदर ये आपको पॉजिटिव्स हैं कि आपको अच्छी सैलरी होगी, अच्छे बेनिफिट्स होंगे, आपको मकान दिया जाएगा, गाड़ी दी जाएगी, लेकिन आप उसको ये भी बताते हैं जी इसमें फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो इस जॉब की नेगेटिव पहलू हैं। तो इस चीज़ को आप रियलिस्टिक जॉब रिव्यू का नाम देते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज़ दैट डोंट पेंट द रोजी पिक्चर ऑफ द जॉब दैट डज़ नॉट लिव अप टू द हाइप, कि आप सिर्फ एक रोजी पिक्चर ही क्रिएट ना करें जॉब की कि जी जॉब बहुत अच्छी है, ये इसमें खूबियाँ हैं, बल्कि उसके जॉब से उन मुतल्लिका जो नेगेटिव्स हैं वो भी रियलिस्टिकली आप कैंडिडेट्स के सामने रखें। सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज़। तो बात का ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट्स में या इंटरव्यूज़ के दौरान आपने ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्लियर करनी होती हैं। तो ये आपका ये स्टेप मुकम्मल हो गया चौथा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यूज़ का। अब जो लोग इंटरव्यू से क्लियर कर जाएंगे आप उनको कंडीशनल जॉब ऑफ़र कर सकते हैं। कंडीशनल जॉब ऑफ़र्स क्या हैं जी? अटेंडेटिव जॉब ऑफ़र यानी आजमाइशी है, दैट बिकम्स परमानेंट आफ्टर सर्टन कंडीशंस आर मेट। के बाद का ये होता है कि आप बंदे को चेक करते हैं, कंडीशनल जॉब ऑफ़र करते हैं जी कि आप 1 महीने में काम करें, महीने के लिए काम करें। 1 महीने में अगर वो पर्सन अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उस बंदे को फिर उसकी जॉब को परमानेंट कर लेते हैं। उसके बाद होती है जी, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं, बाज़ का आप उसको कंडीशनल आपने जॉब ऑफ़र की तो डायरेक्ट आप उसको परमानेंट नहीं कर देते। बाज़ का ये होता है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी साथ करते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, कि इससे प्रीवियसली अगर उसने 5 साल का तजर्बा आपको बिल फर्ज बताया है तो इस 5 सालों में उसने उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, उसकी बैंक्स के साथ उसका ताल्लुक़ रहा है, वो जो उसके कुलीग्स के साथ उसका ताल्लुक़ था वो क्या रहा है, इस चीज़ को बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के ये सोर्सेज हैं जी, रेफरेंसेस, कि उस बंदे ने अगर रिज्यूमे के अंदर कोई रेफरेंसेस मेंशन किए हैं आप उन लोगों को फ़ोन करें, फ़ोन करके उस बंदे की शख्सियत के बारे में आप उससे पूछ लें। तो अगर वो अच्छे जिन लोगों ने उसका रेफरेंस में अगर उसकी अच्छी पिक्चर पेंट करते हैं आपके सामने तो आप उसको, इसका मतलब है कि आप वो एक अच्छी उस बंदे के बारे में एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स के जहाँ जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसने काम किया है तो आप उनसे पूछ के पता करें जी कि ये लोग जो हैं, ये बंदा जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसने अप्लाई किया है तो इसने आपके पास कैसा परफॉर्म किया है। तो ये यहाँ से भी आपको उस बंदे की पास परफॉर्मेंस का पता चल सकता है। आस्किंग फॉर ट्रांसक्रिप्ट्स टू वेरीफाई एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स, यानी उस बंदे ने जो भी एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाए, उसने 16 ईयर्स एजुकेशन, 18 ईयर्स है, उसने मास्टर्स किया है, PhD की हुई है, जो भी, तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवा के आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो ठीक है या नहीं। क्रेडिट रेफरेंसेस, कि उस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, तो कहीं वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं, बैकरप्ट तो नहीं हुआ, ये चीज़ें आप उसकी चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेक्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ऑनलाइन सर्चेस हैं, यानी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं कि अगर कोई आप पुलिस स्टेशन से ये पता चल सकता है कि कहीं ये किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं पाया गया। ऑनलाइन सर्चेस ये हैं कि आप उस बंदे की फ़ेसबुक अगर बनी हुई है, फेसबुक ID चेक कर लेते हैं, या गूगल में वैसे ही उस पर्सन का नाम लिख के, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है तो आप चेक कर लेते हैं कि आया ऑनलाइन इस बंदे का कहीं गूगल में और जगह पे कहीं कोई रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो वहाँ से आप उस बंदे की कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ से भी बैकग्राउंड चेक्स उनके अच्छे हैं
वो काबिल निकले हैं, कोई उन्होंने आपके साथ गलत बयानी नहीं की हुई थी, तो फिर आप उनका अगली स्टेज पे उनको लेकर जाते हैं, जो कि है मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन। मेडिकल या फिज़िकल एग्जामिनेशन है जी एन एग्जामिनेशन टू डिटरमिन एंड एप्लीकेंट्स फिज़िकल फिटनेस फॉर इसेंशियल जॉब परफॉर्मेंसेस, कि आप उसका मेडिकल करवाते हैं, कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन उसका करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आया कैंडिडेट फिज़िकली मेंटली फ़िट है या नहीं है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो फ़िट है तो उसको आप फिर जॉब ऑफ़र कर देंगे, अगर फिट नहीं होगा तो यहाँ से भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से आजकल जो है वो टेस्ट करवा, उसको कहा जाता है कि आप अपने सारे टेस्ट जो हैं वो करवा के लाएँ, हेपेटाइटिस का, शुगर का, दिस एंड दैट, दूसरे जो टेस्ट हैं, तो ताकि पता चले कि बंदा फिज़िकली फ़िट है या नहीं। 8वां है स्टेप जॉब ऑफर्स का। जॉब इज़ ऑफर टू दोज हु सक्सेसफुली परफॉर्म द प्रीसीडिंग स्टेप्स, जिन्होंने प्रीवियस तमाम स्टेप्स में कामयाब रहे हैं उनको आप जॉब ऑफर कर देते हैं। एक्चुअल हायरिंग डिसीजन शुड बी मेड बाय द मैनेजर वेयर द वैकेंसी एग्जिस्ट। जो एक्चुअल हायरिंग का फ़ैसला, जो हतमी फ़ैसला है, आप इंटरव्यू पैनल के अंदर 5 बंदे थे, अब उन 5 में से जो आखिरी जो फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला, वो उस बंदे का होना चाहिए जिसके डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। मसलन अगर कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का के लिए हायरिंग होनी थी, वहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स भी थे, एचआर मैनेजर्स भी थे, लेकिन जो आखिरी फ़ैसला है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का होना चाहिए। इट इज़ सजेस्टेड फॉर 2 रीजन्स। ये क्यों कहा जाता है, इसकी 2 वजूहात है। फर्स्ट, द एप्लीकेंट विल बी वर्किंग फॉर दिस मैनेजर विच नेसेसिटेट्स अ गुड फिट बिटवीन बॉस एंड द एम्प्लॉय, क्योंकि जिस बंदे के साथ, जिस बॉस और एम्प्लॉय ने इकट्ठे काम करना है, तो आपको पता है कि इसी बॉस के साथ उसने काम करना है, तो अगर वो उसको हायर करेगा तो फ़ैसला उसका है, उसको पता है होगा जी कि ये, अगर वो समझता है कि ये मेरे साथ अच्छा चलेगा तो फिर ही उसने उसकी सिलेक्शन का डिसीजन लेना है। अगर उसको है कि ये नहीं चल सकता तो उसने इनकार कर देना है। अगर वो इनकार कर रहा है तो बाकी अगर उसको सिलेक्शन के लिए कायल करते हैं तो वो मैनेजर हो सकता है उसके साथ फिर उसकी जो एक हम आहंगी है वो ना हो पाए, लिहाजा ये फ़ैसला उसी को देना चाहिए जिस मुतल्लिका डिपार्टमेंट का वो पर्सन हायर होगा। सेकंड, इफ़ द डिसीजन इज़ फॉल्टी द हायरिंग मैनेजर हैज़ नो वन एल्स टू ब्लेम। ये बड़ी अहम बात है कि अगर आपने सारा प्रोसेस किया, हायरिंग भी कर ली, लेकिन आपका डिसीजन फॉल्टी निकला, बंदा दुरुस्त आप हायर नहीं कर सके, चूँकि जो हतमी फ़ैसला था वो मुतल्लिका मैनेजर का था, लिहाजा क्योंकि उसी ने कहा था जिसको हायर किया जाए, तो वो किसी और को ब्लेम नहीं दे सकता। तो बाकी मैनेजर्स जो हैं वो इस बात से आज़ाद होंगे कि ये बंदा जी हमने हायर किया या किसने हायर किया, लिहाजा वो अकेला ही, चूँकि आखिरी उसका डिसीजन था, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने गलत पर्सन हायर किया है, वो ज़िम्मेदारी भी उसी के ऊपर होगी। सो यहाँ तक ये 8 स्टेप्स हैं जो हमने पहले आपको उस एग्ज़िबिट में डिस्कस किए। ये एग्ज़िबिट था, ये 8 स्टेप्स हैं। यहाँ से हमने कहा जी अगर किसी भी ये जो स्टेप्स डिस्कस हमने किए थे, यहाँ से अगर कोई पर्सन इन के ऊपर पूरा क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। जो इन सारे क्राइटेरियाज़ को पास करता है तो उसको परमानेंट जॉब ऑफ़र की जाएगी। तो ये इसके बाद हमने इंडिविजुअली इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में हर टॉपिक को देखा। तो ये हमारा हो गया जी सिलेक्शन प्रोसेस के आपने पर्सन को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, बंदे को हायर करना है। ये हमारा लेक्चर आज का मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।